नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। मेरा कोई ना कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। 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 नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। मैंने शान सवरिया हेलो 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 हेलो, हाँ जी 1 2 3 माइक चेक। हेलो हाँ जी 1 2 3 माइक चेक। तेरे बिना मेरा है कौन यार, तू मैं एक बार सारे बच्चे फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो जी। मैं तो एक बार सारे बच्चे फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट से जी, हर बच्चे के साथ। सवरिया मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये दर्शन पाया। तूने किए उपकार तेरे, तूने किए उपकार तेरे। मेरे शाम सवरिया तेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन न पाया। सहे कष्ट पे कष्ट मेरे, मेरे साम सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो भाई। सारे बच्चे फटाफट से लाइक ठोक दो। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और ना मुझको तड़ पाओ। अटो जन्म जन्म के फेरे, अटो जन्म सवरिया तेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। मेरे श्याम सवरिया मेरे। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। की हाल चाल जी? बहुत वधिया, चलो बहुत वधिया ही होना चाहिए जी। वेरी गुड मॉर्निंग नीतीश, वेरी गुड मॉर्निंग गणेश, वेरी गुड मॉर्निंग ईशा, वेरी गुड मॉर्निंग निशा, वैभव। सर ये आपने बोला था 30 नवंबर तक सुदर्शन बैच की वीडियो अवेलेबल रहेंगी। सर आपने 5 वीडियो वापस प्राइवेट कर दी, प्लीज अवेलेबल करवा दो। मेरी 3 क्लास बची हैं। मैंने तो 25 नवंबर कहा था ना, लाइक 30 नवंबर तो मैंने कहा ही नहीं। और कितने टाइम से वो पड़ी हैं? कम से कम उसको लिए भी 2 महीने हो चुके हैं। अब वो दोबारा से प्राइवेट नहीं होंगी। और मैं आपको बता दूं वो रेगुलर बैच है, ना को रिवीजन क्लास नहीं है। त्रिशूल बैच की सारी क्लास पब्लिक रहेंगी, इसमें कोई भी क्लास प्राइवेट नहीं होंगी। इसको आप कभी भी देख सकते हो जी। राम राम जी, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। चलो बहुत बढ़िया जी। टैक्स का शहर हमारे वीजी गुरुदेव, वी हैव लाइक। टैक्स का सहारा हमारे वीजी गुरुदेव, वी वर लाइक। टैक्स का सहारा हमारे गुरुदेव। ओ माय गॉड क्या बात है। वीजियो वीजियो वीजियो, आ जाओ वीजियो मालो, आ जाओ। स्टार्ट करें अपनी क्लास जी।
चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से जी। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, आप में से अगर कोई बच्चा सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का है, अगर कोई बच्चा सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का है, तो कल मेरी शाम को 7 बजे आईबीसी की मैराथन है। और आपके अंदर भी एक पेपर है सेटिंग अप का। अगर आपको पता हो, उसमें इंसॉल्वेंसी लो है। कम से कम 15 से 20 नंबर का वो टॉपिक आपके इंसॉल्वेंसी लो वाला है। तो अगर किसी को भी इंसॉल्वेंसी वाला टॉपिक रिवाइज करना हो, तो आप कल वाली मैराथन के अंदर आ सकते हैं। कल शाम को 7 बजे मेरी मैराथन स्टार्ट होगी, तो उसमें आके आप इंसॉल्वेंसी का टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, अगर किसी को भी इंसॉल्वेंसी में दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आपको इंसॉल्वेंसी का लो अच्छे से आता है, फिर वो आपकी दिक्कत मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि इंसॉल्वेंसी हमें समझना है, बढ़िया तरीके से हमें रिवाइज करना है, तो कल शाम को 7 बजे सारे के सारे बच्चे यूट्यूब पे पहुंच जाना। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी सर। 300+ लाइव बच्चे हैं और लाइक जो है वो 191 है। हाँ, तो ये नालायक बच्चे हैं ना। हाँ, CIRP बिल्कुल जी। तो CIRP हम बहुत बढ़िया तरीके से कल वाली क्लास में रिवाइज करेंगे। आपका मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, न्यू सिलेबस के अंदर कोई आईबीसी नहीं है जी। न्यू सिलेबस के अंदर कोई भी आईबीसी वाला टॉपिक नहीं है, तो आपको हाँ आ सकते हो। लाइक का बटन ठोक के भाग जाना, तो बस लाइक करने हैं आपने, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो। नहीं, न्यू सिलेबस वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। न्यू सिलेबस वाले बच्चे ना आए, उसके अंदर कोई भी आईबीसी वाला टॉपिक नहीं है। नालायक को, तुम्हें पता नहीं क्या न्यू सिलेबस में आईबीसी नहीं है? तो नहीं है तो नहीं है, फिर क्या दिक्कत है। चलो, एक बार फटाफट से आ जाओ जी अब सारे के सारे बच्चे। अब यहाँ पे आओ। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम सैलरी का चैप्टर हम रिवाइज कर रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? ग्रेचुटी वाला पोर्शन हमने फटाफट से रिवाइज कर लिया था। अब आज वाली क्लास में हमारा टारगेट क्या, सुनो। आज वाली क्लास में एक तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमें सारे के सारे रिवाइज कर लेने हैं। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम रिवाइज अपने कर लेंगे। अब सुनो ध्यान से। कल हमारी शायद क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल मेरी पूरी 12 घंटे की मैराथन है। संडे शाम को मैं आपकी क्लास रखूंगा त्रिशूल बैच की। ठीक है ना, संडे में शाम को रख लूंगा, क्योंकि कल मेरी 12 घंटे की मैराथन है, तो कल मैं सुबह क्लास ले नहीं पाऊंगा। तो कल हमारी ये वाली क्लास नहीं होगी। फिर संडे शाम को हमारी जो त्रिशूल बैच की क्लास होगी, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा किस टाइम पर वो क्लास होगी। तो हम सब संडे को मिलेंगे, और फिर हम मंडे से कंटिन्यू बेस पर मिलेंगे। फिर अगले सैटरडे वैसे भी हमारी इनकम टैक्स की 12 घंटे वाली मैराथन है, जो हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। वो सब कुछ हमें मैराथन में रिवाइज भी करना है। ठीक है ना, क्योंकि जो ये हम त्रिशूल बैच में कर रहे हैं ना, जाना ना, ये दोबारा से रिवाइज करना है। कमिंग सैटरडे को जो हमारी 12 घंटे की मैराथन होगी, उसमें पांचों के पांचों हेड हमें दोबारा से रिवाइज करने हैं, जो भी हम त्रिशूल बैच में कर रहे हैं। तो 7 तारीख आपके आने वाली है। 7 तारीख के लिए तैयार होकर बैठ जाओ, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से। हेलो भाई साहब, ओए सुनो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब लास्ट क्लास में हमने ग्रेचुटी वाला पॉइंट हमने कंप्लीट किया था, तो एक बार ऐसा करते हैं, ग्रेचुटी वाले पॉइंट की फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। आपको मैंने कल कहा था कि हम रिटायरमेंट बेनिफिट रिवाइज कर रहे हैं। बोलो मेरे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? बोला करो, तुम बोलते नहीं हो, बड़े अजीब लगते हो। ऐसे मत बैठा करो, बोलो हम क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, रिटायरमेंट बेनिफिट। ये जो बेनिफिट है ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। अब जो आपको रिटायरमेंट, हाँ, आज शाम क्लास होगी, मतलब आज शाम को 2 बजे क्लास होगी। 2 बजे से 4 बजे तक हमारी संजीवनी बूटी वाली क्लास होगी। कल वो क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। मैं उम्मीद करता हूं आपने उसमें से कुछ क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। तो जो भी उस क्वेश्चन की सीरीज में आपके डाउट्स होंगे, उस डाउट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और कुछ नए क्वेश्चन मैं PDF आपको मैं भेज दूंगा, उस नए क्वेश्चन को भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो शाम को 2 बजे वाली हमारी क्लास है ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 2 बजे वाली हमारी क्लास है। कल हमारी कोई भी क्लास नहीं होगी, कल बस हमारी शाम को 7 बजे क्लास होगी, 12 घंटे वाली। ठीक है। नहीं आकाश, मेरी शाम को क्लास होती है यार, मेरी शाम को ना क्लास होती है। चलो, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। अब हमने यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट की बात की हुई है। अब अगर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करूंगा, तो मैंने कहा था कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद अगर बेनिफिट्स मिलेंगे तो उसमें एग्जम्पशन मिलेगी। अगर ये बेनिफिट्स आपको रिटायरमेंट से पहले मिलेंगे तो ये बेनिफिट जो होंगे वो टैक्सेबल होंगे। अब आफ्टर रिटायरमेंट कौन कौन से बेनिफिट निकल के आते हैं? पहला ग्रेचुटी हो गया। ग्रेचुटी, पेंशन,
लीव इनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वीआरएस और प्रोविडेंट फंड, ये सारे के सारे हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। अभी तक हमने ग्रेचुटी वाला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट किया। अब अगर मैं ग्रेचुटी की बात करूंगा तो ग्रेचुटी, सारे बच्चे बोल दो, ग्रेचुटी में दो केस मैंने कहा था, या तो ग्रेचुटी मिलेगी गवर्नमेंट को या ग्रेचुटी मिलेगी नॉन गवर्नमेंट को। अगर ग्रेचुटी मिलेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो सारी के सारी ग्रेचुटी जो होगी वो एग्जम्प्ट होगी, और अगर ग्रेचुटी मिलेगी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो वहां पे दो केस होंगे, या तो वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा या एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है या कवर नहीं है, एक लाइन तो सेम है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? पहला गवर्नमेंट कहती है एक्चुअल, दूसरा 20 लाख, तीसरे में गवर्नमेंट ने कहा था अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हो तो 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट ड्रोन सैलरी मल्टीप्लाई ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब था बेसिक सैलरी प्लस में डीए, टोटल वाला हमें यहाँ पर लेना है, उटोए वाला हमें यहाँ पे नहीं लेना, ये हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया। सर 15/26 का लॉजिक, अब तुम्हें लॉजिक नहीं जानना नालायकों, इस पे ध्यान दो, 15/26 लेना है बस। अब वो लॉजिक हमने रेगुलर बैच में डिस्कस किया होगा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर 15/26 क्यों लिया था, वहां 15/30 क्यों लिया था, हमने टोटल 14 लेक्चर सैलरी में लगाए थे। बट अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर हम ग्रेचुटी एक्ट में कवर हैं तो 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट ड्रोन सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ, हमें यहाँ पे ये लेके चलना। अब अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है उस केस में क्या होगा? तो एक्चुअल और 20 लाख, और तीसरे में क्या था? 15/30 मल्टीप्लाई लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और पार्ट यहां पे नहीं है। फिर यहां पे तीसरा पॉइंट आएगा, इनमें से लेस वाला एग्जाम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये निकल के आता है कि यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? तो यहाँ पे सैलरी का मतलब था बेसिक सैलरी प्लस में डीए उटोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर, मतलब जो आपने एचआरए में सैलरी ली थी ना, सेम सैलरी जो होगी वो यहाँ पे निकल कर आएगी। ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। अब ये सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद हमने 4 पॉइंट और किए। अब 4 पॉइंट कौन कौन से किए? पहला मैंने कहा था अगर ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग जॉब मिलती है तो ग्रेचुटी पूरी टैक्सेबल होगी, सिंगल पैसा भी एग्जम्प्ट नहीं होगा। दूसरा मैंने कहा था अगर आपको 2 एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिलती है तो एग्जम्पशन जो मिलेगी वो टोटल मिला के 20 लाख की मिलेगी, 20 लाख से ऊपर की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तीसरा फिर मैंने कहा था अगर आप मान लो एक एम्प्लॉयर से पहले रिटायरमेंट ले चुके हो और एक एम्प्लॉयर से आपने बाद में रिटायरमेंट ली है, तो जो पहले रिटायरमेंट ली थी उस टाइम पर जो ग्रेचुटी एग्जम्प्ट हुई थी वो 20 लाख में से माइनस कर देंगे और बैलेंस एग्जम्पशन मिल जाएगी। और लास्ट पॉइंट ये निकल के आता है अगर मान लो डेथ के बाद अगर आपकी फैमिली वालों को ग्रेचुटी मिल रही है, मान लो वाइफ को मिल रही है, बच्चों को मिल रही है, तो एग्जम्पशन जो होगी वो उनके हाथ में भी एप्लीकेबल होगी। ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, ये सारी बातें हमने ग्रेचुटी वाले केस में डिस्कस कर ली थी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। अब एक बार आ जाओ, अगला पॉइंट जो हमें यहाँ पे करना है वो हमें करना है पेंशन। सर आप हमें इसका क्वेश्चन नहीं कराओगे क्या? क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। एक बार सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आराम से इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि तुम्हें अच्छे समझ में आ गया। जी मैं दोबारा बोल दूं, सुदर्शन बैच की कोई क्लासेस पब्लिक नहीं होंगी, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, ठीक है ना। आप त्रिशूल बैच देखें, आप मैराथन देखें, रेगुलर बैच है, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने 7-7, 8-8 हजार रुपए की फीस पे की है वो बैच मैंने प्राइवेट पब्लिक कर दिया था कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि वो पूरा टाइम पब्लिक रहेगा, फिर तो मैं यूट्यूब पे आके बैठ जाता हूँ। बोलो क्या चाहते हो, आ जाके बैठ जाऊं? बच्चा कह रहा हम तो चाहते हैं आप रेगुलर बैठ के यूट्यूब पे ले लो। क्या करना तुम्हें पैसों का? घर में छोटे छोटे बीवी छोटे छोटे बच्चे, जाया करो गुरुद्वारे, खाना खाया करो वहां पे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। और क्या नालायक कहीं के। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं उटोए की बात करूंगा ना, अब उटोए का मतलब क्या होता है? उटोए का मतलब होता है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उटोए का मतलब होता है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है वो डीए हमें यहां पर लेके चलना है, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। वो डीए हमें यहाँ पे लेके चलना है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब एक बार आओ जी, यहाँ पे आ जाओ फटाफट से आ जाओ। सर रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस गवर्नमेंट वाले केस में भी टैक्सेबल है, बिल्कुल गवर्नमेंट वाले केस में भी टैक्सेबल है। अगर आपने ड्यूरिंग जॉब ग्रेचुटी ले ली है, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों केस में टैक्सेबल है।
अगर आपने रिटायरमेंट के बाद ली है तब गवर्नमेंट वाले केस में एग्जाम्प्ट होगी, नहीं तो गवर्नमेंट वाले केस में एग्जाम्प्ट नहीं है। ड्यूरिंग जॉब ग्रेचुइटी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों केस में टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अगले पॉइंट पर आओ। अब बात करते हैं पेंशन की। अब अगर मैं पेंशन की बात करता हूं तो पेंशन का मतलब क्या है? वैसे आजकल तो पेंशन मिलनी जो है ना वो बंद हो चुकी है, अगर आपको प्रैक्टिकली पता हो। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई को नॉर्मली पेंशन मिलनी बंद हो चुकी है। बट जो एम्प्लॉय को पहले से पेंशन मिल रही है उस पेंशन का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? या ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी पेंशन देती है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनको भी पेंशन मिलती है। अब अगर मान लो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको पेंशन मिल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको पेंशन मिल रही है, उस पेंशन का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है? तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर आप में से किसी के फादर साहब को पेंशन मिलती है तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि वो पेंशन कौन सी मिलती है। क्योंकि जो पेंशन कंपनी से मिलती है ना वो दो तरह की होती है, या तो वो पेंशन होगी कम्यूटेड या वो पेंशन जो होगी वो होगी नॉन कम्यूटेड। मतलब या तो वो पेंशन कौन सी होगी, या वो पेंशन होगी कम्यूटेड पेंशन होगी, या वो पेंशन कौन सी होगी नॉन कम्यूटेड पेंशन होगी। अब जब मैंने बोला कि पेंशन कम्यूटेड, जब मैंने बोला कि पेंशन कम्यूटेड, तो कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम पेंशन, इकट्ठी पेंशन। और अनकम्यूट का मतलब होता है जो आपको मंथली बेस पर पेंशन मिलती है, जो क्वार्टरली बेस पर पेंशन मिलती है, जो हाफ ईयरली बेस पर पेंशन मिलती है, जो हर 15 दिन के अंदर पेंशन मिलती है, वो सारी की सारी अनकम्यूट है। तो पहली बात तो ये समझो कि पेंशन जो मिलती है वो दो तरह से हो रही है, या तो वो हो रही है कम्यूटेड या वो हो रही है अनकम्यूटेड जी। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है अगर पेंशन जो है या तो वो कम्यूटेड पेंशन है जी, या वो पेंशन क्या है कम्यूटेड या वो अनकम्यूट है। अब पहले हम बात करेंगे अगर पेंशन कम्यूटेड पेंशन नहीं है, अनकम्यूट है, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर अनकम्यूट पेंशन है तो फुली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों केस के अंदर पेंशन फुली टैक्सेबल है। जैसे एक बच्चा कहता है सर मेरे फादर साहब को ना 10,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलती है, तो 10,000 पर मंथ पेंशन मिलती है ना, वो पेंशन अनकम्यूट है, वो पेंशन टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों एम्प्लॉय के हाथ में वो पेंशन जो होगी वो टैक्सेबल होगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। फिर अगर पेंशन जो है वो कम्यूट पेंशन है, दो केस होंगे, या तो वो गवर्नमेंट होगा या वो नॉन गवर्नमेंट होगा। अब अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 100% पेंशन जो है वो एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, लमसम पेंशन मिल रही है नॉन गवर्नमेंट को, दो केस हैं, या तो साथ में ग्रेचुटी मिल रही है या साथ में ग्रेचुटी नहीं मिल रही है। अब एक बात मेरे को बताओ, एक एम्प्लॉय को पेंशन के साथ में ग्रेचुटी भी मिल रही है, क्या उल्टा बोल दिया? बिल्कुल सही बोला आकाश, कोई उल्टा, मैंने उल्टा नहीं बोला। अनकम्यूट पेंशन फुली टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। कम्यूट वाले केस में अगर वो गवर्नमेंट को मिल रही है सारी एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट को मिल रही है दो केस है, या साथ में ग्रेचुटी मिल रही है या साथ में ग्रेचुटी नहीं मिल रही है। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर साथ में ग्रेचुटी मिल रही है, अच्छा आपको नहीं लग रहा अगर पेंशन के साथ में ग्रेचुटी मिल रही है वो बंदा थोड़ा सा अमीर हो गया? आपको नहीं लग रहा अगर पेंशन के साथ में ग्रेचुटी नहीं मिल रही, सिर्फ पेंशन मिल रही है, वो थोड़ा सा गरीब हो गया? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर पेंशन के साथ में तुम्हें ग्रेचुटी भी मिल रही है तो एग्जम्पशन होगी 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। और अगर तुम्हें पेंशन के साथ में ग्रेचुटी नहीं मिल रही, मतलब सिर्फ पेंशन मिल रही है साथ में ग्रेचुटी नहीं मिल रही, तो एग्जम्पशन मिलेगी 1/2। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है, जब ये 1/3 और मैं 1/2 बोलता हूं तो ये 1/3 और 1/2 किसका? तो 1/3 1/2 है 100% कम्यूटेड पेंशन शैल बी एग्जम्प्ट। मतलब फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर ये पेंशन आप 100% कम्यूट करवाते तब कितना मिलता, उसका 1/3 1/2 जो होगा ना वो एग्जम्प्ट होगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दीजिए। पहले मेरी बात समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे गलती से ये गलती मत कर देना, जितनी पेंशन मिली उसका 1/3 1/2 नहीं गवर्नमेंट करी। गवर्नमेंट करी जितनी पेंशन तुमने कम्यूट कराई, अगर उसको हम 100% पे लेके जाएंगे, अगर हम 100% पे लेके जाएंगे तो 100% का 1/3 1/2 जो होगा वो एग्जम्प्ट होगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। आपने क्लास में कम्यूट वाले केस में मंथली ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपने गलत लिखा होगा, जितने बच्चे सामने बैठे हैं रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो आपको बता देंगे आपने गलत लिखा है, आपने थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, मैंने बिल्कुल सही लिखवाया था। अभी भी आप चेक करोगे इस नोट्स के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है अनकम्यूट पेंशन जो है वो मंथली बेस पेंशन है, अनकम्यूट के नीचे लिखा है, और ये क्लास के बच्चे के ही नोट्स हैं। ठीक है ना?
यहाँ पे कम्यूट का मतलब होता है लमसम, कम्यूट मतलब होता है लमसम, कम्यूट मतलब होता है लमसम, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी सर, पेंशन लाइफ टाइम मिलता है, हाँ नॉर्मली पेंशन जो मिलती है वो लाइफ टाइम मिलती है, बस ये पर ध्यान दो जी। नॉर्मली पेंशन जो मिलती है वो लाइफ टाइम मिलती है, जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक आपको पेंशन मिलेगी। इवन कई बार डेथ के बाद भी मिलती है, हमारे फैमिली मेंबर को डेथ के बाद भी मिलती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो जी, अब यहाँ पे जितनी पेंशन टैक्सेबल निकालनी है तो पेंशन टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, जितनी पेंशन मिली है उसमें से जितना अमाउंट एग्जम्प्ट है वो माइनस कर दो, बैलेंस आपका टैक्सेबल आ गया। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक छोटा सा मैं तुम्हें करवा देता हूं साथ के साथ ही। ये देखो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को चेक करना, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। देखो क्या लिखा है, कह रहा है मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉई इन वीजी लिमिटेड, ही रिटायर ऑन 1 अगस्त 2023। रिटायर कब हुआ, 1 अगस्त 2023 को वो रिटायर हुआ, ठीक है। ही रिसीव 8,000 पर मंथ एज पेंशन, सारे बच्चे बोल दो, ही रिसीव 8,000 पर मंथ एज पेंशन। तो ये पेंशन कम्यूट है या अनकम्यूट है, सारे बच्चे बोल दो। अगर 8,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है तो पेंशन कम्यूट है या अनकम्यूट है, ऑब्वियस सी बात है अनकम्यूट है, क्योंकि पर मंथ मिल रही है तो अनकम्यूट है, कम्यूट का तो मतलब ही नहीं है। फिर वो कह रहे हैं ही कम्यूट हिज 75% पेंशन ऑन 1 फरवरी 24 को। अब उसने 75% पेंशन अपनी कम्यूट करवा ली। अब 75 कम्यूट करा ली, सारे बच्चे बोल देना अगर 100 रुपए हैं, 100 में से 75% मैंने कम्यूट करवा लिए तो अनकम्यूट कितने बचे, 25% मेरे अनकम्यूट बचे। अब अगर मेरे 25% अनकम्यूट बचे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अभी मुझे 8,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है, अगले महीने से मुझे 8,000 पर मंथ पेंशन नहीं मिलेगी, इसका 20% मतलब 2,000 रुपए पर मंथ पेंशन मुझे अगले महीने से मिलेगी, क्योंकि 8,000 रुपए का 75% मैंने कम्यूट करवा लिया। अब अगर 8,000 रुपए का 75% मैंने कम्यूट करवा लिया तो मतलब बैलेंस बचा अनकम्यूट 25%। तो अगले महीने से, अगला महीना मतलब 1 जनवरी 24 से मुझे 2,000 पर मंथ पेंशन मिलेगी, मुझे 8,000 पर मंथ पेंशन नहीं मिलेगी। अब वो कह रहा है आपको मिले 7.5 लाख रुपए, तो अब टैक्सेबल पेंशन निकाल दो हर केस में। अब पहले तो एक बात मैं बताऊं, सारे बच्चे बताना चाहिए, इधर देखो ध्यान से, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक, ये देखो इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 अगस्त 23 है, 1 अगस्त, 1 सितंबर, यहाँ पे 1 अक्टूबर, यहाँ पे 1 नवंबर, उसके बाद यहाँ पे फिर आ रहा है 1 दिसंबर, यहाँ पे आ रहा है 1 जनवरी, यहाँ पे 1 फरवरी, और यहाँ पे आ रहा है 1 मार्च, और यहाँ पे 31 मार्च। ठीक है ना, यहाँ पे 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 31 मार्च। क्लियर है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला आपको पेंशन मिल रही है, कितनी पेंशन मिल रही है, 8,000 पर मंथ। अब अगर पेंशन मिल रही है 8,000 पर मंथ तो यहाँ पे 8,000 मिलेगी 1 अगस्त को, यहाँ पे 8,000 मिलेगी, यहाँ पे 8,000 मिलेगी, यहाँ पे 8,000 मिलेगी, फिर 1 दिसंबर को भी 8,000 यहाँ पर मिलेगी। अब क्या हुआ, 1 जनवरी को क्या हुआ, उसने अपनी 75% पेंशन करवा ली कम्यूट। अब 1 जनवरी को उसने 75% कम्यूट करवा ली, तो अब अनकम्यूट कितनी बच गई, 25। तो 8,000 रुपए का 25, तो 1 जनवरी यहां मिलेगी 2,000, यहां मिलेगी 2,000, यहां मिलेगी 2,000। 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो रहा है। अब इस साल में कितनी अनकम्यूट पेंशन मुझे मिली है, तो इस साल में मिली 8,000 मल्टीप्लाई 5 और 2,000 मल्टीप्लाई 3, तो 6,000 रुपये ये है और 40,000 रुपये ये है। तो 46,000 रुपए की पेंशन जो है ये अनकम्यूट पेंशन है, ये फुली टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, ये 46,000 रुपए सबकी इनकम में जुड़ेगा ही जुड़ेगा जी। तो अगर मैं चेक करूंगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे 40,000 40,000 40,000, ये 40,000 रुपए ना सबके हाथ में टैक्सेबल है। ये 46,000 में तो कोई मतलब इफ एंड बट है ही नहीं। गवर्नमेंट ने कहा ये अनकम्यूट पेंशन है, ये 40,000 रुपए पेंशन जो है ये हर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। ये 40,000 रुपए चाहे गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, साथ में ग्रेचुटी मिल रही है, चाहे नॉन गवर्नमेंट है साथ में ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, ये तीनों केस में 40,000 रुपए टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो। फिर अब बच्चा कहता है चलो सर अनकम्यूट वाला तो हमारे पल्ले पड़ गया, अनकम्यूट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, बट अब ये बताओ अगर मान लो अनकम्यूट के अलावा अगर बात हम करते हैं कम्यूटेड की, अगर हम बात करते हैं कम्यूटेड की, तो कम्यूटेड वाले केस में क्या ट्रीटमेंट होगा,
याद करो मैंने कहा था कम्यूटेड वाले केस में क्या होगा, जितनी तुम्हें टोटल पेंशन मिलेगी ना उसमें से कुछ एग्जम्प्ट है कुछ टैक्सेबल है। अब सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर दें। हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो इधर, एक बात मेरे को बताओ, अब यहां पे उसने पेंशन चेक करना कितने कम्यूट करवाई है, 75%। अब 75% पेंशन कम्यूट करवा के उसको मिले कितने हैं, 7.5 लाख। बोल दो हेलो भाई, हाँ जी, 75% कम्यूट करवाकर मिले कितने हैं, 7.5 लाख। अब अगर 7.5 लाख मिले 75% कम्यूट करवाकर, तो क्या मेरी क्लास में एक सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट है जो मेरे को यह बता दे अगर मैं 100% कम्यूट करवाता तो मुझे कितने मिलते? हेलो हेलो हेलो, इधर 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 देखो, अगर मैं एक बात मेरे को बताओ, 7.5 लाख मिल रहे हैं, 7.5 लाख मिल रहे हैं 75 कम्यूट करवाकर, अगर मैं 100 करवाता तो कितने मिलते? तो ऑब्वियस सी बात है 10 लाख मिलते। ऑब्वियस सी बात है कितने मिलते? 10 लाख मिलते। अब जो 1/3 और 1/2 निकालना है ना, वो 10 लाख का निकालना है, वो 7.5 लाख का नहीं निकालना। नहीं आ रही मेरी बात समझ? नहीं आ रही? बोल दो, नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? तो भाई सिंपल सी बात मैंने बोली है, तुम्हें कितने मिले, कितने मिले? 7.5 लाख। कितने परसेंट कम्यूट करवाकर मिले? 75। अगर 7.5 लाख मिले 75 कम्यूट करवा के, तो 100 कम्यूट करवाने पर कितने मिलते? तो 10 लाख मिलते ना। अब 10 लाख का 1/3 और 10 लाख का 1/2 आओ निकालते हैं। अब यहाँ पे एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे चेक करना, इधर देखो ध्यान से जी। अब सारे बच्चे यहाँ पे चेक करो, अगर मैं निकालता हूं 10 लाख का 1/3, तो भाई 10 लाख का 1/3 निकाल दो यहाँ पे जी। तो 10 लाख रुपए का अगर मैं 1/3 निकालूंगा तो 3,33,333 इतना मेरा एग्जाम्ट है। ठीक है, 3,33,333 इतना एग्जाम्ट है। और अगर मैं 10 लाख का अगर मैं 1/2 निकालूंगा तो 5 लाख रुपए आ रहा है। कितने रुपए आ रहा है? 5 लाख रुपए आ रहा है। अच्छा, अब ये जो एग्जाम्ट है क्या 10 लाख में से एग्जाम्ट है या 7.5 लाख में से? 7.5 लाख में से। अब चेक करना यहाँ पे देखो, 7.5 लाख में से गवर्नमेंट में तो सारा एग्जाम्ट है, टैक्सेबल नील, सिर्फ गवर्नमेंट वाले केस में 40,000 टैक्सेबल है। नॉन गवर्नमेंट में अगर ग्रेचुटी है तो 7.5 लाख में 3,33, ये आपका आ गया 4,16,667 ये प्लस में 40,000 इतना टैक्सेबल हो गया। और अगर ये ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो 5 लाख रुपए एग्जाम्ट है, तो 2.5 लाख और 40,000 2,96,000 रुपए जो हो गया वो टैक्सेबल हो गया। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं जी। तो ये पेंशन जो है वो टैक्सेबल है। इस तरह से हमें पेंशन वाले केस में कैलकुलेशन करनी है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पेंशन का ट्रीटमेंट है। अब जाके दो बेनिफिट हमने देख लिए, एक तो ग्रेचुटी हमने रिवाइज कर लिया और दूसरा हमने पेंशन वाला टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाओ। अब अगला पॉइंट जो है अगला हमारा है लीव इनकैशमेंट। अब ये लीव इनकैशमेंट का मतलब क्या होता है? लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है आपकी ईमानदारी का पैसा। लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है आपकी ईमानदारी का पैसा, आपकी ईमानदारी का पैसा। सर पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती? मिलती है। वो तो तब मिलेगा ना जब तुम्हें टैक्सेबल सैलरी पूछी होगी। जब उसने पूछा टैक्सेबल पेंशन कितनी है तो वही तो बताओगे ना। अगर वो टैक्सेबल सैलरी पूछेगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, अगर वो टैक्सेबल पेंशन पूछ रहा है तो क्यों ही माइनस करेंगे जी। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ जी। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। यस विनीत, यस यस राजपूत साहब, देख लो इधर देखो ध्यान से, तुम्हारी क्लास चल रही है। अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट है लीव इनकैशमेंट। अच्छा, आपको पता है लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है ईमानदारी का पैसा। आपको पता है हर कंपनी में ना क्या होता है, हर कंपनी में एक साल में नॉर्मली 30 छुट्टियां अलाउड होती हैं। हर कंपनी में क्या होता है, नॉर्मली एक साल में 30 छुट्टियां जो होती हैं वो अलाउड होती हैं। अब हर कंपनी में क्या होता है, 30 छुट्टियां जो है वो अलाउड होती हैं। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो मुझे भी 30 छुट्टियां अलाउड है और तुम्हें भी 30 छुट्टियां अलाउड है और हमारी सैलरी जो है मान लो 20,000 पर मंथ है। अब अगर 30 में से मान लो मैंने ले ली 10 दिन की छुट्टी और 30 में से आपने ले ली 25 दिन की छुट्टी, मैंने ली 10 दिन की, मेरी 20 दिन की छुट्टी अभी बची हुई है और तुम्हारी सिर्फ 5 दिन की बची है। बताना दोनों में से ईमानदार कौन है, तुम हो या मैं हूं? दोनों में से ईमानदार कौन है बताओ जी। दोनों में से ईमानदार कौन है, जल्दी बताओ फटाफट से।
दोनों में से ईमानदार कौन है? जल्दी बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में से ईमानदार कौन है? तुमने 30 में से 25 छुट्टियां ली हैं, मैंने 30 में से सिर्फ मान लो 10 छुट्टियां ली हैं। ईमानदार कौन है? अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो दोनों में ईमानदार जो है ना वो तुम हो। हैं? कैसी बात कर रहे हो गाबा सर? अरे गाबा सर, हमने 30 में से लिया 25, आपने लिया 30 में से 10। हाँ, तो भी तुम ईमानदार हो। कैसे ईमानदार हो? तुम्हें सैलरी कितनी मिल रही है? बराबर। मेरे को सैलरी कितनी मिल रही है? बराबर। जब दोनों को सैलरी बराबर मिल रही है तो इससे बढ़िया तो मैं भी आपकी तरह ईमानदार बन जाता हूं। मैं भी गिन गिन के 25 छुट्टियां लूंगा क्योंकि सैलरी तो मुझे बराबर ही मिलनी है। अब अगर दोनों की सैलरी बराबर है और छुट्टियां मैं कम लूं तो ये तो गलत बात है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा विवेक टेंशन मत ले, टेंशन मत ले मेरे बच्चे, मेरा बाबू, टेंशन नहीं लेनी। बता क्या दिक्कत है? मैं कहा दिक्कत ये है, मैंने 30 में से 10 छुट्टियां ली हैं, मेरी 20 बच्ची हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तो अब तूने क्या किया, इस साल में ईमानदारी कितने दिन की दिखाई है? मैं कहा 20 दिन की। अब गवर्नमेंट कह रही है कुछ नहीं है, हर साल की ईमानदारी हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तूने इस साल दिखाई 20 दिन की, अगले साल दिखाई 15 दिन की, फिर तूने दिखाई 25 दिन की, फिर दिखाई 10 दिन की। ऐसे करते 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 हम रिटायरमेंट तक जाएंगे। हम रिटायरमेंट तक जाएंगे और हम ये सारी ईमानदारी का जो तूने हर साल में दिखाई है, हम एक लमसम पैसा तुझे पे कर देंगे। उसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है आपकी ईमानदारी का पैसा, कि जो भी आपने ईमानदारी दिखाई उस ईमानदारी का जो लमसम पैसा आपको मिलेगा उसको लीव इनकैशमेंट कहते हैं। बस ये पर ध्यान दो। तो ऐसे ही क्या होता है, हर साल जो छुट्टियां हम कम लेते हैं वो हमारी एक्यूमुलेट होती जाती हैं। फिर जैसे हम रिटायरमेंट लेते हैं उसका लमसम पैसा जो मिलता है उसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। अब बच्चा कहता है सर जो लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला क्या ये सारा टैक्सेबल है? नहीं। सर क्या ये सारा एग्जम्प्ट है? नहीं। कुछ एग्जम्प्ट और कुछ टैक्सेबल। अब देखो कितना एग्जम्प्ट कितना टैक्सेबल, देखो यहाँ पे या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या तो नॉन गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट वाले केस में सारा एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। इनमें से कम वाला जो है वो एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। अब किन में से कम वाला? पहला गवर्नमेंट कह रही है एक्चुअल अमाउंट, दूसरा कह रही है 20 लाख, तीसरा गवर्नमेंट कह रही है 10 मंथ। 10 मंथ को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। 10 मंथ को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। फिर अनयूटिलाइज लीव, जितनी भी तुम्हारी छुट्टियां बची हैं इन मंथ में, तो मंथ में निकाल लो, मल्टीप्लाई लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर दोगे। इनमें से जो भी लेस होगा वो एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। सर गाबा सर, ओए गाबे, हेलो गाबे, एक बात बता, ये जो अनयूटिलाइज लीव्स हैं ये कैसे निकालेंगे? जो हमारी अनयूटिलाइज लीव है, जो हमारी बची हुई छुट्टी है, हम वो कैसे निकालेंगे? सिंपल। सिंपल कैसे निकालेंगे? टोटल तुम्हें कितनी छुट्टियां मिली हैं वो देख लो और कितनी छुट्टियां तुमने ले ली हैं वो देख लो। आप सब लोग, विनीत एक बात मेरी इधर, क्या करना है तुम्हें जान के सब किसके बच्चे हैं? भाई तुम लायक हो क्या? तुम इधर पढ़ लो ना, बताओ बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है। भाई तुम किसके बच्चे हो? तुम बीकॉम के तो नहीं हो, तुम सीएस के तो नहीं हो, तुम सीए के तो नहीं हो। भाई इनकम टैक्स सब में सेम है भाई, एक्ट अलग अलग नहीं होता। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लो तुम भी। मैं 11वीं का बच्चा हूं, टैक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब पढ़ लो। नालायक, कौन किसका बच्चा है, कौन कैसे पैदा हुआ, कौन कब पैदा हुआ। बच्चे एक तो सेंसेक्स वाले आते हैं क्लास के बीच में, पंगा क्या है, लाइव क्लास में ना सेंसेक्स वाले बहुत आते हैं, जनगणना करने वाले। कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कौन सीए कर रहा है, कौन सीएस कर रहा है, सबके एग्जाम कब हैं, तुम्हारी कितनी तैयारी हो गई, तुमने क्या क्या कर लिया, अरे तुम क्या चाहते हो उससे? नालायक, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, पढ़ लो। यहाँ पे पेपर सिलेबस में तुम्हारे ये टॉपिक है ना, ये लीव इन कैशमेंट का, तो बात खत्म हो गई। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब छुट्टियां हम कैसे निकालेंगे? टोटल छुट्टियां मुझे कितनी मिली, टोटल छुट्टियां मुझे कितनी मिली, उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे, बैलेंस जो है वो लीव अनयूटिलाइज यहां पे निकल के आ जाएगी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, एक बात बताओ,
जैसे एक कंपनी में ना, हेलो भाई साहब, ओए सुनो ध्यान से, जैसे कंपनी में मैंने 30 साल काम किया, मैंने एक कंपनी में 30 साल काम किया और हर साल में 30 छुट्टियां मुझे मिलती हैं। अब हर साल में 30 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना 30 साल काम किया, हर साल में 30 छुट्टियां मुझे मिलती हैं, तो बताओ टोटल छुट्टियां मुझे कितनी मिलती हैं, बताओ। अब 25 लाख की तो मैंने बोला, 25 लाख मैंने बोला ना सेकंड केस में। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से जी। कितनी छुट्टियां टोटल मेरे को मिल गई? 30 साल में, हर साल में 30, तो 900 छुट्टियां मुझे अलाउड हो गई। तो टोटल लीव जो हो गई वो अलाउड हो गई 900 दिन की। 900 दिन की हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब 900 में से फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने 720 दिन की छुट्टियां ले ली। अब 900 छुट्टियां मुझे मिली, 900 में से 720 दिन की छुट्टियां मैंने ले ली हैं। 30 साल में 720 दिन की छुट्टियां मैंने ले ली हैं। अब 720 की ले ली, बताओ कितने दिन की छुट्टियां मेरी बच गई? कितने दिन की छुट्टियां, हाँ हाँ इसमें सब कुछ इंक्लूड करेंगे जी। कितने दिन की छुट्टियां मेरी बच गई? मेरी छुट्टियां जो बच गई 180 डेज की। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहूं 180 डेज की छुट्टियां मेरी बची, अगर मैं कहूं 180 डेज की छुट्टियां मेरी बच गई, तो 180 डेज का मतलब कितने महीने की ईमानदारी? तो 180 डिवाइड बाय 30, तो 6 महीने की ईमानदारी आ रही है। तो इस तरह से मंथ में हम निकालेंगे अनयूटिलाइज लीव। कुछ भी नहीं करना यार, टोटल लीव अलाउड माइनस में लीव टेकन, जो बैलेंस बचेंगी डिवाइड बाय 30 कर दोगे, मंथ में निकल के आ जाएंगी। वो मंथ तुम्हारा 6 महीने की जो ईमानदारी है वो पॉइंट नंबर डी के अंदर आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, एक बात मेरे को और बताना, एक बात मेरे को और बताओ, आपको छुट्टियां जो हैं वो कितने दिन की मिली हैं? बताओ आपको छुट्टियां जो हैं वो कितने दिन की मिली हैं? आपको छुट्टियां मिली है 900 दिन की। आपने 570 दिन की छुट्टियां ले ली, मान लो 570 डेज की छुट्टियां आपने ले ली। अब सारे बच्चे बोलना 900 की मिली, 570 की आपने ले ली हैं, कितने दिन की नहीं ली? 330 दिन की। 330 दिन की नहीं ली तो कितने महीने की ईमानदारी आ गई जी? कितने महीने की ईमानदारी आ गई? कितने महीने की ईमानदारी आ गई? ये डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 11 महीने की ईमानदारी आ गई। अब गवर्नमेंट कह रही सुन, तूने ना ईमानदारी बहुत ज्यादा दिखा दी है, 11 महीने की, हम इतनी ईमानदारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जो ईमानदारी बर्दाश्त करेंगे वो मैक्सिमम 10 महीने की ईमानदारी बर्दाश्त करेंगे। 10 महीने से ऊपर का मतलब ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो पॉइंट नंबर 3 है ना, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है 10 मंथ सैलरी, मतलब हम 10 महीने की ही सैलरी एग्जम्प्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर की सैलरी एग्जम्प्ट नहीं कर सकते। तो करक्स ये निकल के आ रहा है कि भैया 10 महीने या जितनी तुम्हारा एक्चुअल बनता है उसमें से लेस वाला एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जो करना है वो पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी से करना है, बस ये पर ध्यान दो। अब सर क्या हमेशा हमें 30 दिन से मल्टीप्लाई करना है? हाँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा होगा 30 दिन से करना है। अगर तुम्हें कहा एक साल में ये कंपनी 40 दिन की छुट्टियां देती है, 30 दिन से करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है 35 दिन की देती है एक साल में, 30 दिन से करना है। अगर क्वेश्चन में कहा 25 दिन की देती है, फिर 25 दिन से करना है, फिर 25 डेज से करना है। तो एक्चुअल और 30 डेज विच एवर इज लेस, 30 दिन से हम ऊपर लेके नहीं चलेंगे। अगर एक कंपनी कम लीव्स प्रोवाइड कर रही है तो उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, अगर कुछ नहीं कहा तो 30 दिन के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा है सर सैलरी का मतलब क्या है? तो सैलरी का मतलब वही सेम जो आपने एचआरए में लिया था। क्या मतलब है? बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला, प्लस में कमीशन परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो वो जो सैलरी निकल के आ रही है उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे, बस ये पर ध्यान दीजिए। यस दीपक, यस ड्यूरिंग जॉब, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ड्यूरिंग जॉब अगर कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट लोगे तो वो फुली टैक्सेबल कर दिया जाएगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों एम्प्लॉय के हाथ में फुली टैक्सेबल है अगर आपने ड्यूरिंग जॉब लिया, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब ये हमारा हो गया जी लीव इनकैशमेंट वाला पॉइंट। इसका भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अब यहाँ पे आओ, अगला जो है वो हमारा है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और वीआरएस। ये दोनों बेकार के हैं, ये एग्जाम में कभी इसमें से क्वेश्चन बनेगा नहीं। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है एक एम्प्लॉय को धक्के देकर बाहर निकालना, एक एम्प्लॉय को धक्के देकर बाहर निकालना, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट।
वीआरएस का मतलब होता है एक एम्प्लॉय अपनी मर्जी से बाहर जा रहा है, अपनी मर्जी से अगर वो जॉब छोड़ के जा रहा है तो वीआरएस की बात होगी। अगर उसको धक्के धक्के बाहर निकाला जा रहा है तो फिर रिट्रेंचमेंट की बात होगी। अब देखो दोनों केस में क्या है जी, रिट्रेंचमेंट वाले केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम, पहला एक्चुअल, दूसरा 5 लाख, तीसरा एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब एक बात बताओ, ये लिमिट तुम्हें दी होगी, ये लिमिट तुम्हें पता है, ये लिमिट तुम्हें दी होगी, इनमें से कम वाला एग्जाम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है, बताओ क्वेश्चन बनेगा ही क्यों जी? ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। इसमें तीनों पॉइंट तुम्हें पता होंगे तो लीस्ट तो कोई बता ही देगा, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने की उम्मीद नहीं है। फिर बात करो वीआरएस। वीआरएस का मतलब होता है एक एम्प्लॉई अपनी मर्जी से एक कंपनी की जॉब छोड़ के जा रहा है। अब उसमें क्या एग्जाम्प्ट होगा, वो कह रहे हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम, पहला पहला एक्चुअल, दूसरा 5 लाख। अब तीसरे में क्या है, एक बात मेरे को बताओ, वीआरएस में आप नॉर्मल रिटायरमेंट की एज पे रिटायरमेंट लेते हो या नॉर्मल रिटायरमेंट की एज से पहले रिटायरमेंट लेते हो, बताना मुझे। आप वीआरएस में रिटायरमेंट कब लेते हो भाई? नॉर्मल रिटायरमेंट की एज के बाद रिटायरमेंट लेते हो, नॉर्मल रिटायरमेंट की एज पर रिटायरमेंट लेते हो, उससे पहले पहले लेते हो? अब मान लो मैंने नॉर्मल रिटायरमेंट की एज 60 साल की है। अब अगर नॉर्मल रिटायरमेंट की एज 60 साल की है, अगर मैंने 51 साल में रिटायरमेंट ले ली तो मेरे कितने साल बचे थे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से जी, कितने साल मेरे बचे थे? कितने साल मेरे बचे थे? 9 साल बचे थे भाई। मैंने 60 साल की एज है, 51 साल में रिटायरमेंट ले ली, कितने साल बचे थे? 9। तो गवर्नमेंट कह रही है रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई लास्ट ऑन सैलरी, मतलब उन 9 सालों की जो भी सैलरी होगी वो पॉइंट नंबर 3 के अंदर आएगी। उन 9 सालों की जो भी सैलरी होगी ना वो पॉइंट नंबर 3 के अंदर आएगी। भाई जितने साल भी तुम्हारे बचे हैं उन सालों की जो भी सैलरी होगी वो पॉइंट नंबर 3 के अंदर आ जाएगी, बस ये पर ध्यान दो अच्छे। और फिर पॉइंट नंबर 4 देखो, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई 3 मंथ मल्टीप्लाई लास्ट ऑन सैलरी। फिर इसमें गवर्नमेंट कहती है जितने साल भी तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, मान लो 25 साल 26 साल, और पार्ट हमें यहां पे नहीं लेना, जितने साल भी तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं उतने सालों को 3 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई लास्ट ऑन सैलरी करेंगे, इनमें से जो भी लेस वाला होगा वो एग्जाम्प्ट है, बाकी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रहा है, एक्चुअल 5 लाख, तीसरा जितने साल तुम्हारे बचे हैं उतने सालों की सैलरी, फिर चौथे में जितने साल तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं उसको 3 महीने से मल्टीप्लाई करके लास्ट ड्रोन सैलरी से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 आएगा। और सैलरी का वही सेम मतलब है जो आपने एचआरए के अंदर पढ़ा है, बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर, ये मतलब यहां पे निकल के आ रहा है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो अब ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें ना एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना? उसके बाद फिर हम करेंगे प्रोविडेंट फंड वाला, बट एक क्वेश्चन करते हैं और अब तुम्हें अपनी रियलिटी पता लगेगी कि तुम्हें यह समझ में भी आया नहीं आया आज। और मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, उम्मीद करूंगा सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। और इसी क्वेश्चन में मैं 3 चीजें पूछूंगा, ग्रेचुटी भी इसके अंदर होगी, पेंशन भी इसके अंदर होगी, लीव इन कैशमेंट भी इसके अंदर होगा। तीनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर होंगे, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं जी। ठीक है, आ जाओ फटाफट से आओ, अब लिखो क्वेश्चन को, लिखो जी, लिखो क्वेश्चन, लिखो जी। क्वेश्चन लिखो यहां पे जी, मिस्टर मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ वीजी लिमिटेड। ही retired on 1 नवंबर 2023। He is receiving 9,000 per month as pension
एंड रुपीज 12 लाख एज ग्रेचुटी एंड रुपीज 18 लाख एज लीव सैलरी। ठीक है। ही रिटायर आफ्टर 25 ईयर 9 मंथ ऑफ सर्विस। वो 25 साल 9 महीने के बाद रिटायर हुआ। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज फॉलोस। रिटायरमेंट के टाइम पर उसकी इंफॉर्मेशन जो है बेसिक मान लो यहां पे है बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, रुपीज 5,000 was increase with effect from 1st April 2023। रुपीज 5,000 was increase with effect from 1st April 2023। डीए ये साथ में लिखना है आपने जी। 40% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर जो है वो 6 लाख रुपए पर एनम है और ये रेट भी पर एनम ही है जी। लीव अलाउड, लीव अलाउड जो है 30 डेज इन ए ईयर। लीव टेकन, अब लीव टेकन जो है मान लो 510 दिन की छुट्टियां ले लीजिए। 510 दिन की छुट्टियां ले ली हैं। अब यहाँ पे ऑन 1 दिसंबर 2023 ही commute his 60% of his pension and receive rupees 7,20,000 as commuted pension, as commuted pension। compute his taxable gratuity, compute his taxable gratuity if employee not covered under gratuity act। अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, टैक्सेबल पेंशन, आप पेंशन टैक्सेबल बताओ, और टैक्सेबल लीव सैलरी। अब लीव सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी आप ये बताओ जी। कमीशन बोल रहा हूं, कमीशन 1% पर एनम है जी। कमीशन जो है 1% पर एनम ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर जो है वो 6 लाख रुपए 1 साल की है। लो जी, अब ये 3 चीजें आपको निकालनी है। ग्रेचुटी, अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तब पेंशन, कम्यूट अनकम्यूट दोनों, और लीव सैलरी, ये तीनों आपके हाथ में है। ठीक है जी। और मैं मान रहा हूं एज्यूम
एम्प्लॉय इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है वो नॉन गवर्नमेंट है जी। ठीक है जी, एम्प्लॉय जो है वो नॉन गवर्नमेंट है। अब अगर ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे ना, आप ये लगा लो अभी तक के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमारे आपको समझ में आ चुके हैं जी। 10:49 हुए, 10:55 तक का टाइम आपके पास है, 6 मिनट आपके पास है। 6 मिनट में कोशिश करो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, आंसर निकालने की कि तीनों का आंसर क्या क्या आएगा जी। मैं स्क्रीन पूरी कर देता हूं जी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से जी। सारे के सारे बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिन जिन बच्चों ने इसको नहीं उतारा, एक बार फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जी। पहले ऊपर वाले का ले लो जी, पहले एक बार जो है आप यहां का ले लो जी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ऊपर वाले हिस्से का। ठीक है, और फिर आप ले लो नीचे वाले हिस्से का जी, लो जी। ये पूरा क्वेश्चन आपके पास है, 6 मिनट आपके पास है। फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करो इसको जी, जल्दी से जल्दी। सैलरी ने दिमाग खराब कर दिया, बाकी सारे हेड तो इजीली हो गए। अच्छा, क्या बात है, जबकि सैलरी सबसे आसान है मेरे बच्चे। सैलरी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसान चैप्टर है, बट कोई बात नहीं, करो 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 करो। मैं यहाँ पे बाइफर्केशन करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपसे पहला पूछा है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी मैंने पूछा है, अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है। दूसरा फिर मैंने पूछा आपसे पेंशन। और तीसरा मैंने पूछा है लीव सैलरी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक लाइन और लिख लो, यहाँ लिख लो लास्ट में एक लाइन, ही स्टिल 7 ईयर लेफ्ट। नहीं चलो छोड़ो, ये लाइन किसी काम की है नहीं वैसे, छोड़ दो, लीव सैलरी। ठीक है जी। अब यहाँ पे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग shall be exempt। पहला, दूसरा, तीसरा। पेंशन में अनकम्यूटेड पेंशन, फिर यहाँ में कम्यूटेड पेंशन। लीव सैलरी में आएगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी exempt। पहला, एक्चुअल, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया एक्चुअल। एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी मिली है? एक्चुअल ग्रेचुटी मिली है 18 लाख।
18 लाख की अगर ग्रेचुटी मिली है, 18 लाख 20 लाख, ये तो फिक्स है। चलो लीव सैलरी की बात करते हैं। लीव सैलरी कितनी मिली है? लीव सैलरी मिली है, नहीं 18 लाख। ग्रेचुटी मिली है 12 लाख। ग्रेचुटी मिली है 12 लाख। लीव सैलरी मिल रही है 18 लाख। 25 लाख। 18 लाख 25 लाख, ये 10 महीने मल्टीप्लाई सैलरी, ठीक है, मल्टीप्लाई सैलरी। उसके बाद यहाँ पे जो है कितने साल काम किया है? हमने काम किया 25 साल। 25 साल 9 महीने, तो 25 साल, हर साल में 30 छुट्टियाँ, 750। कितनी ले ली? 510 दिन की ले ली। तो 750 में से 510 माइनस हो गया 240। 240 दिन की बची है, डिवाइड बाय 30। तो 8 महीने की ईमानदारी यहाँ पे आ रही है। 8 महीने की सैलरी। हाँ जी, लो जी, आधा क्वेश्चन तो मैंने ही कर दिया जी। आधा क्वेश्चन तो मैंने ही सोल्व कर दिया, बस बचा हुआ आपने करना है यहाँ पे जी। आधा क्वेश्चन मैं सोल्व कर चुका हूँ, बचा हुआ क्वेश्चन आपने सोल्व करना है यहाँ पे। रूबी का आंसर आ रहा है 9,25,000 ग्रेचुटी। बाकी सब बच्चे बताओ जी। बारह लाख ग्रेचुटी 9,25। चलो आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से, अब एक बार चेक करो। अब मैं करवाता हूँ, देखना तुम्हारा कितना कितना सही है। देखना तुम्हारा कितना कितना सही है जी। ठीक है, अब एक बार पहले हम ग्रेचुटी की बात करते हैं। अब ग्रेचुटी, अगर वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, तो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो 15/30, फिर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी, मल्टीप्लाई जितने भी साल मैंने कंप्लीट किए हैं, हमें और पार्ट नहीं लेना, कंप्लीट लेना है। तो कंप्लीट कितने साल किए हैं? 25 साल हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। अच्छा, अगर आप एक बार ध्यान से देखो ना, एक बार ध्यान से आप देखो, तो यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से, यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से, और यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। तो अगर एक बार मैंने लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकाल ली तो वो तीनों में काम आ जाएगी। तो बस एक बार मेरी लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकल के आ जाए, मेरा ग्रेचुटी वाला केस भी खत्म हो जाएगा और मेरा लीव सैलरी वाला केस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों केस में मल्टीप्लाई करना है लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। 15/26 क्यों होगा? 15/26 तब होता है जब वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है। उसने क्लियरली बोला है वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है। तो अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है तो 15/30 की बात होगी, 15/26 की बात यहां पे नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकालनी है। अब तुमने यहां पे गलती कर दी है, मैं कह रहा हूं तुमने गलती कर दी है। अब तुम यहां पे इधर देखो ध्यान से, इधर 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 देखो, अब मत करो, तुमने गलती कर दी है, तुमसे गलती हो गई है, मैं बता रहा हूं, तुम इधर देखो ध्यान से। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब उसने रिटायरमेंट जो ली है, रिटायरमेंट लिए 1 नवंबर 2023 को। अब 1 नवंबर 23 को अगर रिटायरमेंट ली है
तो 1 नवंबर 23 से पिछले 10 महीने, 1 नवंबर 23 से पिछले 10 महीने हमें चेक करने हैं। अच्छा, 1 नवंबर 23 से पिछले 10 महीने अगर मेरे को चेक करने हैं तो अब मेरे को बताओ कि पिछले 10 महीने मेरे यहाँ पे कैसे बनेंगे। 1 नवंबर को अगर मैं रिटायरमेंट ली तो 1 नवंबर को रिटायरमेंट ली मेरे ख्याल से 1 जनवरी से, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। भाई नवंबर से पिछले 10 महीनों की सैलरी का एवरेज तो लेना है। भाई नवंबर से पिछले 10 महीने जो हैं वो जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जनवरी, ये फेब, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, फिर ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, फिर 1 नवंबर को मैं रिटायर हो गया जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब पिछले 10 महीनों की सैलरी निकालनी है। अच्छा, अभी मेरी सैलरी कितनी है? अभी मेरी सैलरी है 20,000 पर मंथ। अभी मेरी सैलरी 20,000 पर मंथ है। वो कह रहा है 5,000 पे आपकी सैलरी बढ़ी थी अप्रैल 23 से, मतलब अप्रैल से पहले मेरी पर मंथ जो सैलरी थी ना वो 20,000 थी, सॉरी 15,000 थी। भाई अभी मेरी सैलरी 20,000 है। वो कह रहा है 5,000 पे ये सैलरी तुम्हारी बढ़ी थी अप्रैल से, मतलब अप्रैल से पहले मेरी सैलरी 15,000 थी। तो मतलब अप्रैल से पहले 15,000 थी, मतलब जनवरी के अंदर सैलरी 15,000 थी, फरवरी के अंदर 15,000 थी, मार्च में 15,000 थी, फिर यहां से मेरी सैलरी हो गई 20,000 और अभी तक मेरी सैलरी जो है वो 20,000 पर मंथ ही चल रही है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, अभी मेरी सैलरी 20,000 है। वो कह रहा है 5,000 पे तुम्हारी सैलरी बढ़ी थी अप्रैल से, मतलब अप्रैल से पहले तुम्हारी सैलरी जो थी वो 15,000 सैलरी थी। तो ठीक है जी, अब मेरी सैलरी कितनी आ रही है? तो 15,000 मल्टीप्लाई 3, 20,000 मल्टीप्लाई 7। तो अगर मैं चेक करता हूं कितना आ रहा है जी, तो 15,000 मल्टीप्लाई 3 और 20,000 मल्टीप्लाई 7, तो यार है 1,85,000। अब ये 1,85,000 जो है ये लास्ट 10 मंथ की बेसिक सैलरी है। ये लास्ट 10 मंथ की बेसिक सैलरी है। हमें बेसिक सैलरी नहीं, हमें सैलरी लेनी है। सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस में डीए उठोए प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब डीए पर आओ जी। अब डीए कितना है? डीए 8,000 पर मंथ है। उठोए वाला कितना है? 40%। तो 8,000 का 40 कितना हो गया? 3,200। अब 3,200 रुपए एक महीने का है, तो पिछले 10 महीने का जो डीए है 3,200 मल्टीप्लाई 10, तो 32,000 पे मेरा डीए निकल के आ गया पिछले 10 महीने का। फिर बात करेंगे कमीशन। अब बात करो कमीशन की जी। कमीशन कितनी है? कमीशन 6 लाख रुपए है, 1%। तो 6,000 पे एक साल की है, 6,000 पे एक साल की है, तो डिवाइड बाय 12, हर महीने कितनी होगी? 500। तो अगर 500 रुपए हर महीने की है तो 500 मल्टीप्लाई 10, तो 5,000 पे 10 महीने की होगी जी। अब पिछले 10 महीने की जो मेरी सैलरी आ रही है, पिछले 10 महीने की सैलरी आ रही है 1,85,000 प्लस में 3,200 प्लस में 5,000 रुपए, तो यार 1,93,200 रुपए। ये पिछले 10 महीने की सैलरी है। अब इसका एवरेज निकाल दो, तो डिवाइड बाय मैं 10 करूंगा, तो डिवाइड बाय 10 करके आएगा 19,320 रुपए पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज है। तो 19,320 रुपए यहां पे आएगा, 19,320 रुपए यहां पे आएगा, 19,320 रुपए यहां पर आएगा। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी की। अब एक बार चेक करना यहाँ पे कितना आ रहा है जी। अब 15 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 19,320 मल्टीप्लाई 25, तो ये आ गया आपका 2,41,500 रुपए। ये आ गया 2,41,500 रुपए। अब यहाँ पे एक बार चेक करो जी, अब इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे कितना आ गया? अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आ गया, अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे आ रहा है 1,93,200 ये आ रहा है जी। यहाँ पे आ रहा है 19,320 मल्टीप्लाई 8, ये आ रहा है 1,54,560। अब मेरे को सारे के सारे, सर वो 32,000 है, 32,000 है। ओहो ओहो हो, ये 32,000 है भाई, ये 32, एक मिनट रुको, गलत हो गया, एक मिनट रुक जाओ। 32,000 है, मेरे को 3200 लगा। तो यहाँ पे 1,85,000 प्लस में 32,000
प्लस में 5,000 डिवाइड, ये आ गया 2,22,000, 2,22,000 डिवाइड बाय 10, तो डिवाइड बाय 10 आ गया 22,200, ये एवरेज आ गया। 22,200 आएगा जी, 22,200 यहाँ आएगा, 22,200 यहाँ आएगा, 22,200 यहाँ आएगा जी। अब अगर मैं चेक करता हूँ 15 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 22,200 मल्टीप्लाई 25, तो 2,77,500 ये आ गया जी। और यहाँ पे कितना आ गया 22,200 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 2,22,000। और यहाँ पे 22,200 मल्टीप्लाई 8, ये आ गया 177,600 जी। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर देना चाहिए। अब इसमें से लीस्ट क्या बन रहा है, अब लीस्ट बन रहा है इतना, लीस्ट इतना बन रहा है 12 लाख मुझे मिले हैं, तो 12 लाख में से 277,500, तो ये टैक्सेबल जो हो गया, ये टैक्सेबल हमारा निकल के आ गया जी 9,22,500। ये मेरी टैक्सेबल ग्रेचुटी आ रही है जी, ये मेरी टैक्सेबल ग्रेचुटी आ रही है जी। ठीक है जी, ये मेरी जो है, ये मेरी टैक्सेबल ग्रेचुटी निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो, ये मेरी टैक्सेबल ग्रेचुटी है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आओ, इसमें से लिस्ट क्या बन रहा है, ये वाला लिस्ट बन रहा है। तो 18 लाख में से, अब 18 लाख मिला है, तो 18 लाख में से ये 177,600 माइनस करोगे तो 16,22,400 रुपए, ये मेरा टैक्सेबल आ रहा है, ये मेरी टैक्सेबल आ रही है जी। ये मेरा टैक्सेबल निकल के आ रही है लीव सैलरी। अब बस हमें निकालनी है पेंशन। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें पेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है जी, पेंशन निकालनी है। डन सर, 8 महीने कहां से आए, अरे मेरे नालायक बच्चे, 8 महीने 750 दिन की तुम्हें छुट्टियां मिली हैं, 750 में से माइनस कर दोगे 510 दिन, कितने बच गए 240, 240 डिवाइड बाय 30, तो 8 महीने ही तो बचेंगे। और पार्ट को तो हमें इग्नोर करना है ना, और पार्ट को हमें थोड़ा लेना होता है। और पार्ट कब लेते हैं, अगर मैं ग्रेचुटी एक्ट में कवर हूं, क्वेश्चन क्या है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं हूं तो कंप्लीट ईयर लेके चलने हैं हमें, और पार्ट का तो मतलब ही नहीं है जी। ठीक है, अब पेंशन की बात करो जी, अब पेंशन वाले केस में आओ। अब पेंशन की बात करो, यहां पे देखना पेंशन कितनी मिल रही है, पेंशन मिल रही है आपको, कितनी पेंशन मिल रही है जी, उसने बोला पेंशन मिल रही है 9,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है। और ये पेंशन आपने कम्यूट कब कराई है, ये पेंशन कम्यूट करवाई है आपने पेंशन जो कम्यूट करवाई है वो करवाई है 1 दिसंबर को, और रिटायरमेंट कब हुई है आपकी, रिटायरमेंट हुई है 1 नवंबर को। अब सारे बच्चे बताना, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे आपकी रिटायरमेंट हुई, ये 1 नवंबर है, ये 1 दिसंबर है, ये 1 जनवरी है, ये 1 फरवरी है, ये 1 मार्च है, और ये 31 मार्च है। अब 1 नवंबर को रिटायरमेंट हुई, 1 दिसंबर को आपने पेंशन करवा ली कम्यूट, 1 दिसंबर को जी, तो मतलब 1 महीने आपको पेंशन मिली 9,000 रुपए। फिर आपने 60% करवा ली कम्यूट, तो मतलब 40% अनकम्यूट है। तो अगर 40% अनकम्यूट है तो अगले महीने से 9,000 रुपए का 40%, अगले महीने से मिलेगा 3,600, तो यहाँ पे 3,600, यहाँ पे 3,600 रुपए, यहाँ पे 3,600 रुपए, और यहाँ पे 3,600 रुपए। भाई दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने में 3,600 मिला, तो 9,000 मल्टीप्लाई 1, 3,600 मल्टीप्लाई 4, तो 9,000 मल्टीप्लाई 1 और 3,600 मल्टीप्लाई 4, तो ये टोटल जो आ रहा है 23,400 रुपए। ये पेंशन जो है, ये मेरी टैक्सेबल पेंशन आ रही है जो अनकम्यूटेड है। 23,400 रुपए मेरी पेंशन जो है, ये अनकम्यूटेड पेंशन है जो मेरे हाथ में टैक्सेबल है जी। तो ये 23,400 आ गया यहाँ पे, ये लो जी। तो यहाँ पे 9,000 मल्टीप्लाई 1 और 3,600 मल्टीप्लाई 4, तो टोटल मिला के आ रही है 23,400 रुपए की पेंशन, ये अनकम्यूट आ गई जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये चैप्टर इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या नीड थी लो मेकर को, तो क्या करें राहुल बताओ, अब क्या करें, हमारे अकॉर्डिंग चैप्टर बना दें, नालायक। और ऐसे कौन सी इसमें आफत आ रही है, प्रॉब्लम पता क्या है, पहले तो सही ढंग से पढ़ा नहीं, हमें लग रहा सैलरी है हो जाएगा, लिमिट्स रट डाली, रट्टे मार लिए प्रोविजन के। अब प्रोविजन के रट्टे मार लिए, क्वेश्चन उस टाइम किए नहीं, क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो लग रहा है भाई साहब ये क्या चल रहा है।
और ये मेहनत होती है 9 महीने की। अब तुम मेहनत कर रहे हो लास्ट के 1 महीने में, और वो भी तुम्हारे को मैंने डंडा दे रखा है कि चल बेटे मेहनत कर, तुम्हें पास होना है, तब तुम कर रहे हो। कई बच्चे तो तभी कर रहे हैं, नहीं तो वो कहें ऐसी की तैसी। ठीक है ना, तो हिम्मत हार जाओगे तो बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखना भाई साहब, मैं आपको बता दूं, क्लियर बच्चे ये जो आनाकानी कर रहे हैं ना, जो नखरेबाजी कर रहे हैं, मैं बता दूं भाई, तुम्हें इस बार एग्जाम निकालने बहुत जरूरी है। क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटल गेन का चैप्टर बदल गया है अगले बजट में। पीजीबी के चैप्टर में काफी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, टैक्स रेट बदल गए हैं। ऐसा ना हो कि नया फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ जाए। तो चुप करके इस बार एग्जाम निकाल देना, और टैक्स का तो खास तौर पे निकाल देना, नहीं तो फिर पढ़ते रहना फिर भर भर के अमेंडमेंट। पूरे कैपिटल गेन में कैलकुलेशन ही बदल गई है। इंडेक्सेशन कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, कहीं 10% है, कहीं 12.5% है, कहीं 20% है, कहीं 1 लाख की लिमिट है, कहीं 1,25 की लिमिट है। जो हमने कैपिटल गेन किया वो पूरा ही चेंज हो गया है। फिर आपके टैक्स रेट बदल गए, फिर आपकी रिबेट बदल गई, तो पूरे इनकम टैक्स में ही चेंज आ गया। तो तुम्हें इस बार एग्जाम निकालने ही पड़ेंगे। इस बार एग्जाम निकालने बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। और जब फाइनेंस एक्ट बदलता है तो भर भर के अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, और इस बार एक्चुअल में अमेंडमेंट्स आई हैं। पूरा का पूरा एक हेड बहुत बड़े तरीके से बदल गया, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है ना, तो चुप करके इस बार एग्जाम निकालने की कोशिश करो। ये हरकतें मत करो कि हाय मुश्किल है, हाय मुश्किल है। कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि मुझे इस बार एग्जाम निकालने हैं जी। ठीक है ना, ऑप्शन सिर्फ तुम्हारे पास यही बचता है। तो चुप करके यहां पे कर लो जी। चलो अब लिखो यहाँ पे जी। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ। अब यहाँ पे अनकम्यूट पेंशन समझ में आ गई। अनकम्यूट पेंशन 9,000 मिली है। उसके बाद फिर आपने पेंशन करवा ली कम्यूट। अब अगर पेंशन करवा ली कम्यूट तो 40% जो पेंशन बची है वो आपकी अनकम्यूट बची है। तो 3600 मल्टीप्लाई 4, 23,400 रुपये यहाँ पे निकल के आ गया। बस ये पर ध्यान दो जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला आ रहा है कम्यूट पेंशन। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, कम्यूट पेंशन आपने कितनी पैसे, 60% कम्यूट करवा के आपको मिले कितने रुपए हैं? 7,20,000 मिले हैं। अब अगर 7,20,000 मिले 60% कम्यूट करवा के, तो 100% करवाने पर कितने मिलते? तो 7,20,000 डिवाइड बाय 60, तो 12 लाख रुपए मुझे मिलते जी। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, 12 लाख मुझे मिलते, क्या तुम्हें क्वेश्चन में ग्रेचुटी दी हुई है? बिल्कुल दी है ग्रेचुटी। तो अगर ग्रेचुटी दी है तो 12 लाख रुपए का 1/3, क्योंकि ग्रेचुटी मिली है ना, ग्रेचुटी मिली है तो अमीर हो गया, अमीर हो गया तो 1/3, तो 4 लाख रुपए एग्जम्प्ट है जी। अब 7,20,000 मिले, उसमें से 4 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, तो 3,20,000 रुपए टैक्सेबल। अब 3 20 तो ये 3 20, और ये आपका 23,400, तो 23,400 प्लस में 3 20। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 23,400 प्लस में 3,20,000, ये जो आपका निकल के आएगा, ये आएगा 3,43,400 रुपये। ये आपका टैक्सेबल आ जाएगा जी। लो जी, ये आंसर आएगा जी। ठीक है जी, ये आपका आंसर आएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है जी, क्या इसको लॉक कर दें? पक्का पक्का। तो इस तरह का तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसमें अब ग्रेचुटी भी हमने कर लिया, इसमें पेंशन भी हमने कर लिया, और इसमें लीव सैलरी भी कर लिया। सर 60% क्यों लिया कमिटेड? अरे नालायक, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 60% पेंशन कम्यूट करवाई, आपको 7,20,000 मिले। तो अगर 7,20,000 मिले 60% करवा के, तो 100% करवाने पर कितने मिलते? 12 लाख मिलते ना। सर डीए 8,000 मल्टीप्लाई 7, ऐसा क्यों लेंगे? डीए, अरे कशिश नालायक, वो सैलरी में चेंज हुआ है, डीए में चेंज थोड़ा हुआ है। वो कह रहा है आपकी सैलरी बढ़ी है, डीए नहीं बढ़ा, डीए सेम ही है। डीए में कोई चेंज नहीं आया, उसने जो चेंज किया वो सैलरी में चेंज किया है। हाय राम, ओ मेरा बच्चा, मेरा बाबू, हे भगवान, बच्चे सर टैक्स का पेपर खत्म कर दो, खत्म।
रंजू रंजू टैक्स का पेपर हटवा दो हमारा, हटवा दो। नहीं नहीं नालायक कहीं। ठीक है नी, चलो डन, लॉक करें इसको। हाँ जी, लॉक करें। ठीक है नी, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है जी, अब एक बार ना इसकी फोटो क्लिक कर लो जी, एक बार इसकी फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ। बाद में ना एक बार दोबारा सुन लेना जी। ठीक है ना, जिनको दिक्कत आ रही है ना, बाद में एक बार दोबारा से सुन लेना आराम से बैठ के, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये आंसर आपके सामने है। एक बार आराम से, थोड़ी स्पीड मेरी स्लो करके आप दोबारा से सुन लेना, बस ये पर ध्यान दो जी। डन। क्या इसको लोग करें? कमीशन 500 क्यों लिया? क्योंकि 6,000 पे पूरे साल की है। अब अगर 6,000 पूरे साल की है तो पर मंथ कमीशन कितनी आएगी? 500 आएगी जी। कितनी आएगी? 500 आएगी जी। ठीक है, चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश। अब एक बार अगले पॉइंट के ऊपर आ जाओ जी। अभी तक देखो ध्यान से, अब यहां पर हमने पॉइंट खत्म कर दिया जी। ठीक है जी, अब यहां पर हमने पॉइंट खत्म कर दिया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बार अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अब ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब जाके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये बेनिफिट हमारे खत्म हो चुके हैं। अब जो अगला बेनिफिट है ना, अब हमारा लास्ट बेनिफिट जो है वो हमारा है प्रोविडेंट फंड। वो हमारा प्रोविडेंट फंड है जी। सर क्या ऐसा मिक्स क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है जी। सर क्या अलग अलग बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है भाई, क्वेश्चन कहीं से कुछ भी बन सकता है। देखो सिंपल सी बात है भाई, मेरी बात समझो। एक तो पहले ना यहां से निकाल लो, यहां से कि तुम्हें दिक्कत आ रही है। जब तक तुम्हारे यहां भरा हुआ है ना कि भाई नहीं हो पा रहा, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सर इतने लेक्चर तो आज तक मैंने यूट्यूब पे जिंदगी में नहीं डाले, और ना कभी आगे जिंदगी में डलेंगे। और अगर इस बार भी हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे तो फिर मेरे को लगता नहीं फिर हम पता नहीं कब क्लियर कर पाएंगे। और मैं रेगुलर बैच वाले बच्चों से खास तौर पे कह रहा हूं, मैं उनसे बहुत बड़ी उम्मीद करके चल रहा हूं। क्योंकि रेगुलर बैच, त्रिशूल बैच, मैराथन, संजीवनी बूटी, इसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता तो लानत है मेरे ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी। अगर इतना सब कुछ हमें मिला होता ना हमारे टाइम में, हम रैंक फोड़ देते। हम रैंक से कम बात नहीं करते, अगर इतना हमको इतना हमें मिला होता। और प्रॉब्लम क्या, तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, बहुत कुछ तुम्हारे पास है, बस ध्यान देना जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ जी। अब जो है अगला पॉइंट जो है वो हमारा प्रोविडेंट फंड है जी। अब अगर मैं प्रोविडेंट फंड की बात करूंगा ना, तो समझना प्रोविडेंट फंड जो होते हैं, गवर्नमेंट ये बात कह रही है, प्रोविडेंट फंड जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, अब प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट कह रही है दो कैटेगरी के होते हैं जी। अब गवर्नमेंट कह रही प्रोविडेंट फंड जो है वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो होता है पीपीएफ और एक होता है ईपीएफ। अब देखो पीपीएफ की मतलब क्या है? पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पहली बात, पीपीएफ जो है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ना, इसका एम्प्लॉई से कोई वास्ता नहीं है। इसमें कोई पब्लिक भी है, कोई भी पब्लिक जो है, कोई पब्लिक भी जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, और इसकी हमें डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C के अंदर। तो इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो डिडक्शन के चैप्टर में होगा, इसका ट्रीटमेंट जो है वो सैलरी हेड में नहीं है। अब अगर बात करूंगा ईपीएफ, तो ईपीएफ में तीन तरह के पीएफ होते हैं, एक तो एसपीएफ होता है, एक आरपीएफ होता है, और एक यूआरपीएफ होता है। एसपीएफ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और यूआरपीएफ का मतलब होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड।
मतलब या मैं एसपीएफ बोलूं, या मैं आरपीएफ बोलूं, या मैं यूआरपीएफ बोलूं, ये तीनों फंड जो है, ये तीनों फंड एम्प्लॉय के हैं। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, उसको मिलता है एसपीएफ। जो कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव है, जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, उसको जो पीएफ मिलेगा वो पीएफ मिलेगा आरपीएफ। और जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है या जो कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, उनको जो मिलेगा ना वो मिलेगा यूआरपीएफ मिलेगा। तो ये तीन तरह के पीएफ हैं, एक एसपीएफ है, एक आरपीएफ है, एक यूआरपीएफ है। ये तीन तरह के पीएफ जो हैं आपके निकल के आ रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कहता है सर इन तीनों का पीएफ का हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। अब सुनो ध्यान से, अगर ये तीनों पीएफ आपको समझनी है, वैसे एग्जाम में मुझे इतने इंपॉर्टेंट लगते नहीं है। मतलब पहले पीएफ में से काफी क्वेश्चन बनते थे, बट अब पीएफ में से क्वेश्चन बनने बंद हो चुके हैं। बट इट डजंट मीन हमें करना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, इस बार के एग्जाम में पीएफ में से ही क्वेश्चन देखने को बन जाए। क्योंकि हम कई बार क्या सोचते हैं इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम वो करके जाते नहीं, और पता लगता है हमारी किस्मत इतनी गंदी होती है उसके अंदर से ही क्वेश्चन बना होता है। तो पहले सारे बच्चे समझ लो कि जो हमारे पीएफ है ना, चाहे वो एसपीएफ है, चाहे वो आरपीएफ है, चाहे वो यूआरपीएफ है, इसमें 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गए, ये पीएफ तुम्हें समझ में आ जाएंगे। और हर पीएफ में ना 5 क्वेश्चन है। अच्छा, एक्चुअल में आपको पता है पीएफ होता क्या है? पीएफ में क्या होता है सर, एक्चुअल में क्या होता है, एक ना फंड होता है, गवर्नमेंट एक फंड क्रिएट करती है, उस फंड को हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। अब एक साइड तो क्या होता है, एक साइड एम्प्लॉयर होता है, एक साइड एम्प्लॉई होता है। अब होता क्या है, एम्प्लॉई अपने इस फंड में पैसा डालता है और एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है। अब मान लो एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख रुपए, एम्प्लॉय ने क्या किया, 1 लाख में से 10,000 रुपए अपने पीएफ में डाल दिया, और एम्प्लॉयर ने भी उसके पीएफ में 10,000 रुपए डाल दिया। अब 10,000 इसने डाला, 10,000 उसने डाला, इस पीएफ में टोटल मिला के यहां पे 20,000 रुपए हो गए। जब पीएफ में टोटल मिला के 20,000 रुपए हुए, फिर इस 20,000 रुपए को आगे इन्वेस्ट कर दिया, फिर इस इन्वेस्टमेंट पर इनकम आई। हर साल ये काम चलता रहता है, और फिर जो पैसा मिलता है वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। लमसम पैसा जो मिलता है वो मिलता है रिटायरमेंट के बाद। तो टोटल मिला के 5 क्वेश्चन है बस। अगर ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं तो पीएफ में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। और अगर ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ते तो पीएफ से टेक्निकल कुछ नहीं है। अब 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं याद करो, हमने क्लास में रेगुलर बैच में डिस्कस किए थे। अगर आपको याद आ रहा हो, याद करो, हमने रेगुलर बैच में डिस्कस किए थे। पहला क्वेश्चन जो आता है पीएफ का, वो ये कहता है कि एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। मतलब अगर मान लो सैलरी 1 लाख रुपए है, इसने 10,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन किए, तो इस 10,000 रुपए का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मतलब क्या ये टैक्सेबल करेंगे या नॉन टैक्सेबल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। मतलब इसने जब 10,000 रुपए डाले, ये 10,000 रुपए एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है। दूसरा क्वेश्चन ये है जी। सेकंड क्वेश्चन है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। क्वेश्चन 3, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा एम्प्लॉई वाला कंट्रीब्यूशन है, उस एम्प्लॉई वाले कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन ये, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। चौथा क्वेश्चन ये है। लास्ट क्वेश्चन ये है, जब रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट पर जब लमसम पैसा मिलेगा, उस लमसम पैसे का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। ये 5 क्वेश्चन है बस। पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे 5 क्वेश्चन बोलेंगे कि कौन कौन से 5 क्वेश्चन हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बताओ 5 क्वेश्चन कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। सारे के सारे बच्चे 5 क्वेश्चन मेरे को अभी के अभी लाइव चैट के अंदर बताएंगे। बताओ पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। पहला क्वेश्चन आ रहा है एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉई के हाथ में ट्रीटमेंट
क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है। चौथा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, चौथा क्वेश्चन ये है। और फिर अगर लमसम पैसा जो मिलेगा उस लमसम पैसे का ट्रीटमेंट क्या होगा, इस नालायक बच्चा कह रहा है ये सैलरी हेड इतना ज्यादा लेंथी कब से हो गया। इधर देखो ध्यान से नालायकों, तो 5 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जी, ठीक है जी, ये 5 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको दिमाग में लेके चलने हैं कि भैया ये 5 क्वेश्चन है, इनका हमें ट्रीटमेंट देखना है, हमें करना क्या है, ठीक है जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे आओ, यहाँ पे एसपीएफ है, ठीक है जी, एसपीएफ है, ये आरपीएफ है और ये आपका यूआरपीएफ है जी, ठीक है जी। ये एसपीएफ है, ये आरपीएफ है और ये क्या है, यूआरपीएफ है। अब सारे के सारे बच्चे आंसर देना। हेलो भाई साहब, ओए ओ शिमला मिर्च, इधर देख ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है, सारे बच्चे बोलो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। तो एसपीएफ में गवर्नमेंट कहती है टैक्सेबल एंड एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मतलब टैक्सेबल मतलब सैलरी में जुड़ेगा, ठीक है, और 80C में डिडक्शन क्लेम कर लोगे, इसकी बस ये पर ध्यान दो। अरे सैलरी में जुड़ने का मतलब क्या है, अगर तुम बेसिक सैलरी पूरी ले रहे हो तो फिर हमें बेसिक सैलरी पूरी लेनी है। ये क्रक्स ही है, ये भाई क्रक्स ही है, ये क्रक्स ही बता रहा हूं तुम्हें मैं, ये जो तुम्हें बता रहा हूं ना ये क्रक्स ही बता रहा हूं, ठीक है ना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये तो मैं क्रक्स ही बता रहा हूं। तो एसपीएफ वाले केस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल एंड एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। फिर आरपीएफ को भी छोड़ दो, आरपीएफ बाद में देखेंगे, आरपीएफ बाद में देखेंगे। यूआरपीएफ में टैक्सेबल होगा बट नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। उस केस में डिडक्शन तुम्हें 80C की नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी। उसके बाद अच्छा एसपीएफ की बात करते हैं पहले। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, फुली एग्जम्प्ट। मतलब एम्प्लॉयर एसपीएफ में जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में सारा एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है। गवर्नमेंट कह रही फुली एग्जम्प्ट, क्योंकि हम गवर्नमेंट है और हम अपने पीएफ में जो मर्जी कंट्रीब्यूट करें वो सब कुछ नॉन टैक्सेबल है। तो यहां पे हो गया फुली एग्जम्प्ट। उसके बाद एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा उसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब मान लो मैंने कंट्रीब्यूशन किया, प्लीज यार मैंने कंट्रीब्यूशन किया, अब अगर मैंने कंट्रीब्यूशन किया एसपीएफ के अंदर तो मेरे कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट का मेरे हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। अब गवर्नमेंट ने कहा डिपेंड करता है कि तुमने कितना कंट्रीब्यूशन किया। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया 2.5 लाख तक, इट मींस अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है तो सारा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। कितना 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 बोलो बोलो कितना कितना 2.5 लाख। और अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस पे आने वाला इंटरेस्ट जो होगा वो हम कर देंगे टैक्सेबल, बस ये पर ध्यान दीजिए। मतलब 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पे आने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है तो सारा इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट 2.5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे होगा वो इंटरेस्ट तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। फिर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे आने वाला इंटरेस्ट ये सारा एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है। और जो रिटायरमेंट पर लमसम पैसा मिलेगा वो भी सारा एग्जम्प्ट है। एसपीएफ वाले केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। बताओ इसमें इससे मुश्किल इसमें मुश्किल क्या है यार, इससे आसान क्या ही होगा यार। अब तुम वैसे ही बातें यहां पे पेल रहे हो नालायक कहीं के। सिंपल सिंपल तुमने क्या किया, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय के हाथ में क्या करोगे टैक्सेबल, देन बाद में 80C में दे दोगे डिडक्शन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट 2.5 लाख तक कंट्रीब्यूशन है तो एग्जम्प्ट, 2.5 लाख के बाद है तो एक्सेस वैल्यू वाला टैक्सेबल।
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट एग्जाम और सारा पैसा एग्जाम। इससे आसान क्या ही होगा जी? क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? उसके बाद अब बात करते हैं यूआरपीएफ। अब अगर हम यूआरपीएफ की बात करते हैं तो यूआरपीएफ वाले केस में देखो जी, यूआरपीएफ वाले केस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल और एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगी जी, एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद एम्प्लॉयर वाला नॉन टैक्सेबल, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल, और जो इंटरेस्ट है चाहे एम्प्लॉय का हो चाहे एम्प्लॉयर का हो नॉन टैक्सेबल। याद है क्यों? रेगुलर बैच वाले बच्चे तो बता दो, याद है क्यों? याद करो, यूआरपीएफ वाले केस में सारा पैसा जो होता है वो हम रिटायरमेंट के बाद टैक्सेबल करते हैं। अब चेक करो, देखो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा, उस पे आने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। किस हेड में? सैलरी हेड में। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल, क्योंकि पहले वो टैक्सेबल हो चुका है, पहले वो टैक्सेबल हो चुका है, और उसका जो इंटरेस्ट है वो हम टैक्सेबल करेंगे, बट वो इंटरेस्ट जो है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। बस एक बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये हमारा यूआरपीएफ वाला केस निकल के आ रहा है जी। बच्चा कहता था आप तो हर साल रिवीजन करवाते हो तो आपके लिए आसान है, बट मेरे बच्चा क्लियर तो कर रहे हैं। सीए वाले बच्चों के टैक्स में 90 नंबर, 95 नंबर तक गए हुए हैं। तो तुम जो सीएस वाले बच्चे क्यों डर रहे हैं भाई? सर हमें लॉ पढ़ने में मजा आता है, हमें हमें थ्योरी पढ़ने में मजा आता है, बट ये कोई बात तो नहीं बनी ना। या तो इंस्टीट्यूट को बोल दो पेपर निकाल दे, अगर उसने दिया है तो मार्केट में कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो फिर अब आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू बोलोगे तो आई हेट यू टू ही बोलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें प्यार हो जाए, तुम कह रहे हमें प्यार करना ही नहीं है। मैंने पूरी भाई साहब जान लगा रखी है। आप देख लेना मेरा एक सिंगल लेक्चर भी, सर मेरे, आप यूट्यूब में मेरे लेक्चर देख लो भाई साहब, अभी तक टोटल मिला के 40 लेक्चर त्रिशूल बैच के जीएसटी के डले, 19वां लेक्चर त्रिशूल बैच का इनकम टैक्स का, 59 लेक्चर, 2 मैराथन हमारी हो चुकी हैं 12-12 घंटे की, संजीवनी बूटी के सीरीज हो चुके हैं। सर इतना यूट्यूब पे कंटेंट किसने डाला नहीं होगा, लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए होंगे, वादे बीच में उनके ध्वस्त हो गए होंगे, उनकी हिम्मत टूट गई होगी, बट मेरी हिम्मत नहीं टूट रही, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी हिम्मत दिखाऊंगा, तुम में हिम्मत दिखाओगे। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, लड़ना पड़ता है भाई, चीजों से लड़ना पड़ता है। अगर हम लड़ेंगे तो हम एग्जाम क्लियर करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो, तो एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूं जी। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूं, देखो यूआरपीएफ में याद करो, यूआरपीएफ सिर्फ एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, बाकी सब ड्यूरिंग जॉब नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि सारा पैसा जो हमें टैक्सेबल करना है वो रिटायरमेंट के बाद करना है। सारा पैसा जो है वो रिटायरमेंट के बाद हमें टैक्सेबल करना है, बस ये पर ध्यान दो। एम्प्लॉयर वाला टैक्सेबल, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल रिटायरमेंट के बाद। एम्प्लॉय वाला नॉन टैक्सेबल, क्योंकि पहले वो टैक्सेबल हो चुका है, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल करेंगे, बट वो अदर सोर्स में करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे आओ जी, अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे लास्ट हमारा बचा हुआ है आरपीएफ जी। अब लास्ट हमारा आरपीएफ बचा है। अच्छा, इसके सिर्फ मैं तुम्हें प्रोविजन बताऊंगा अभी। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो हम करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, और कल तो हमारी क्लास है नहीं। अभी हम ध्यान रखना, संजीवनी बूटी के लिए 2 बजे मिल रहे हैं जी। आज वाली संजीवनी बूटी में हम क्या करेंगे, जो कल वाले क्वेश्चन में अगर तुम्हारे डाउट हैं तो वो डिस्कस करेंगे, और कुछ नए क्वेश्चन मैं आपको और भेजूंगा, कुछ नए क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको और भेजूंगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? कुछ नए क्वेश्चन जो होंगे उसको भी आपको भेज दूंगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और जो कल वाले क्वेश्चन में डाउट होंगे उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे संजीवनी बूटी में। कल हमारी क्लास नहीं है, क्योंकि कल रात को मेरी 12 घंटे की मैराथन है, तो परसों संडे को मैं तुम्हारी क्लास ले लूंगा शाम को। मंडे को फिर हमारी 10 बजे त्रिशूल बैच की क्लास होगी दोबारा से, इनकम टैक्स की। ठीक है ना? मंडे को फिर हम दोबारा मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, सुबह और दोपहर को 2 बजे जी।
ठीक है, चलो। बच्चा कह रहा है वाईफाई देख नहीं, वाईफाई तो यार अभी भी आ रहा है, कई बार वाईफाई में दिक्कत आ ही जाती है, उसके अंदर मैं क्या करूं, देखो वाईफाई तो आ ही रहा है, अभी भी आ रहा है। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाए, एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ, इधर देखो ध्यान से, अब बस खत्म होने वाली है क्लास, खत्म होने वाली है क्लास जी। अब यहाँ पे देखो आरपीएफ, अब देखो आरपीएफ वाले केस में क्या है, आरपीएफ वाले केस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल एंड एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, मतलब टैक्सेबल है, फिर 80C में क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी जी। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाले केस में गवर्नमेंट कहती है कि हम क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया है। आरपीएफ की बात कर रहा हूं, आरपीएफ की बात कर रहा हूं जी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय की सैलरी के 12% तक, मतलब अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी के 12% तक है तो गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जम्प्ट है, और अगर कंट्रीब्यूशन जो है वो 12% से ज्यादा है, फिर जो एक्सेस वैल्यू होगी वो टैक्सेबल है। ये हमने क्लास के अंदर पढ़ा था कि 12% तक एग्जम्प्ट है, 12% से ऊपर टैक्सेबल है। बट 12% तक वाला भी तब एग्जम्प्ट है अगर वो 7.5 लाख तक है। इट मीन अगर मैंने कंट्रीब्यूशन किया 12%, बट वो 7.5 लाख से ऊपर है, तो जितना 7.5 लाख से ऊपर है वो टैक्सेबल है, 7.5 लाख तक वाला एग्जम्प्ट है, 7.5 लाख से ऊपर वाला टैक्सेबल है, चाहे वो 12% ही क्यों ना हो। मतलब 12% के अंदर एक कंडीशन और है कि 12% जो है वो 7.5 लाख तक होना चाहिए, अगर 12% से ज्यादा है तो वैसे भी टैक्सेबल है। 12% तक एग्जम्प्ट है बट 7.5 लाख तक, अगर 12% है बट 7.5 लाख से ऊपर है तो 7.5 लाख से ऊपर वाला टैक्सेबल है। ये तो हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट 9.5% तक है, अगर इंटरेस्ट जो मिल रहा है 9.5% तक है और कंट्रीब्यूशन भी 2.5 लाख तक है तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट 9.5% तक है, कंट्रीब्यूशन भी 2.5 लाख तक है, इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। अगर इंटरेस्ट 9.5% तक है बट कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है, तो जितना 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन है उस एक्सेस का ये इंटरेस्ट हो जाएगा टैक्सेबल। और हां, अगर जो तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है अगर वो 9.5% से ज्यादा मिल रहा है, तो जितना 9.5% से ऊपर है वो हम कर देंगे टैक्सेबल। अब इसका जो अगली क्लास में ना, इसका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा आरपीएफ का, तुम्हें क्वेश्चन करके मजा आएगा, और वही सेम क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हें देखने को मिलेगा इसके अंदर से। ठीक है जी, तो बस इतना ध्यान दो, 9.5% तक एग्जम्प्ट है, 9.5 से ऊपर टैक्सेबल है, बट 9.5% भी तब एग्जम्प्ट है अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है, अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो 9.5% वाला भी टैक्सेबल है। और अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया तो सेम 9.5% एग्जम्प्ट है, 9.5% से ऊपर टैक्सेबल है। ठीक है, बट अगर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर है तो इंटरेस्ट हमें टैक्सेबल करना पड़ेगा। अब यहां पे ना इसके इंटरेस्ट को निकालने का एक फॉर्मूला है, कितना टैक्सेबल होगा, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर। ये फॉर्मूला आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, इसमें से क्वेश्चन बनने की चांस नहीं है। बस इतना ध्यान दो, 9.5% तक एग्जम्प्ट है और 9.5% से ऊपर वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है। अब एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो आरपीएफ का पैसा मुझे रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो क्या होगा। अगर तुम्हें मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद तो गवर्नमेंट कह रही एग्जम्प्ट है सारा का सारा पैसा, 3 कंडीशन है बस, इन 3 में से एक कंडीशन में सेटिस्फाइड कर दोगे ना, सारा का सारा आरपीएफ वाला पैसा एग्जम्प्ट है। पहला, अगर आपने जॉब छोड़ी है 5 साल के बाद, मतलब कम से कम अपने 5 साल या उससे ऊपर काम किया, फिर आपको आरपीएफ मिला, सारा एग्जम्प्ट है। और अगर आपने जॉब छोड़ी है 5 साल से पहले, बट रीजन इसमें से कोई भी एक है, रीजन क्या है, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, या रीजन बियॉन्ड कंट्रोल, आपके वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपको परेशान कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, तो अगर ये रीजन है और 5 साल से पहले है तो भी सारा एग्जम्प्ट है। और लास्ट में, अगर आपने ओल्ड एम्प्लॉयर से न्यू एम्प्लॉयर में पैसा ट्रांसफर कर दिया और दोनों को मिलाकर 5 साल हो चुके हैं तो भी सारा पैसा एग्जम्प्ट है।
ठीक है जी। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं, इन केस में सारा एग्जाम्प्ट कर देंगे और बाकी सब केस में आरपीएफ जो है वो टैक्सेबल कर देंगे। इन 3 में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पूरा का पूरा पैसा आरपीएफ का है। अब यहां से हमारे फिर परक्यूजिट स्टार्ट हो रहे हैं, बट मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको पीएफ का अगली क्लास में, और फिर हम करेंगे परक्यूजिट, और होपफुली अगली क्लास में सैलरी के चैप्टर को हम पैकअप कर देंगे। देन हमारा दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी के बाद ये खत्म हो जाएगा जी। ठीक है जी। चलो आज हम यहीं तक करते हैं जी, आज हम यहीं तक करते हैं। बाकी अब हम कब मिल रहे हैं? 2 बजे मिल रहे हैं संजीवनी बूटी के अंदर। उसमें हम जीएसटी के क्वेश्चन करेंगे जो आपसे नहीं हुए थे कल वाली क्लास में, वो मुझसे डाउट पूछ लेना। और बाकी जो होंगे कुछ नए एडिशनल क्वेश्चन जो होंगे वो आज वाली क्लास में हम करेंगे जी। और एक बात और सुनो ध्यान से, संजीवनी बूटी वाली सीरीज गलती से मिस मत किया करो, वही तुम्हें पास कराएगी। उसी में से कई क्वेश्चन डिट्टो सेम बनेंगे, कई क्वेश्चन डिट्टो सेम बनेंगे, उसी में से बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और एक लास्ट टाइम एक बात बोल रहा हूं, अगर आप टैक्स में क्लियर होना चाहते हो अच्छे नंबर से, 2 चीजें हैं, टैक्स नीड पेशेंस और टैक्स नीड प्रैक्टिस, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्वेश्चन बहुत तरीके से पढ़ो, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, और टैक्स नीड प्रैक्टिस। अगर ये दोनों चीजें आप देने को तैयार हो तो टैक्स में बहुत बढ़िया नंबर आने की उम्मीद है। और मैं बता रहा हूं सर, इंस्टीट्यूट इसमें नंबर नहीं काटता। अगर तुम इसमें स्टेप वाइज मार्किंग है, ये नहीं आंसर, इसमें स्टेप वाइज मार्किंग है। जितने स्टेप्स भी तुम सही करके आओगे उतने स्टेप्स के तुम्हें नंबर मिलेंगे। बस तुम्हें वहां पे हाथ चला के आना है, तुम्हें कुछ करके आना है वहां पे, खाली पेपर दे के नहीं आना। टेबल बना के आनी है, कुछ डिजिट लिख के आनी है, कुछ अमाउंट करके आना है, कुछ कैलकुलेशन करके आनी है। हिम्मत नहीं हारनी, हाथ पैर ठंडे नहीं करने, बस ये पर ध्यान दो जी। जितना हो पा रहा है तुम करोगे, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। चलो थैंक यू सो मच। अब सारे के सारे बच्चे इसको लाइक करेंगे और सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे। पक्का पक्का कमेंट किया करो सारे के सारे बच्चे। फिर मिलेंगे 2 बजे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी, टेक केयर जी।